नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल एजुकेटर पे। और आज हम सब जानते हैं कि संविधान सीरीज पढ़ रहे हैं और संविधान में इसके पहले हम लोगों ने भारत के जुडिशरी के बारे में अर्थात सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था। उसी के आगे हम लोग आज अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ध्यान देंगे, अनुच्छेद 148 से 151 के मध्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, जिसे हम लोग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग आज जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा अनुच्छेद 148। ठीक है, अनुच्छेद 148 कहता है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में स्वतंत्र प्राधिकरण होगा। ठीक है, अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत में एक कैग होगा जो कि पूरी तरीके से एक स्वतंत्र अथॉरिटी के रूप में कार्य करेगा। ठीक, और यह जो कैग होगा वो भारतीय लेखा परीक्षा यानी कि जो ऑडिट डिपार्टमेंट है और लेखा विभाग यानी कि जो अकाउंट डिपार्टमेंट है उसका प्रमुख होगा। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंतर्गत ही ये लेखा परीक्षा और लेखा विभाग दोनों कार्य करते हैं। ठीक है, साधारण सी बात में ये समझेंगे। इसके बाद इस संस्था का कार्य क्या है? इस संस्था का कार्य यह है कि इस संस्था के माध्यम से सार्वजनिक प्राधिकरण का मतलब होता है सरकारी विभाग। सरकार ने किसी विभाग को किसी कार्य के लिए कितना पैसा दिया, उसका सही जगह इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, इन सारी चीजों का जांच, विवरण और उनकी जानकारी महालेखा परीक्षक के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। ध्यान देंगे, कैग जो है केंद्र सरकार में अलग कार्य करता है और राज्यों में भी अलग अलग विभागों में अलग अलग कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। सरकार के द्वारा जितने आय व्यय और जितने विभागों को पैसे दिए गए हैं, जितना भी धन दिया गया है, उसका सही जगह इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक, और ये जो रिपोर्ट तैयार करता है तो वह यदि केंद्र सरकार से जुड़ा है या संघीय प्रशासन से जुड़ा है तो उस रिपोर्ट को वह राष्ट्रपति को सौंपेगा और राज्य से संबंधित है तो वह राज्यपाल को सौंपेगा। ठीक है, यही बात लिखा है कि इस संस्था के माध्यम से सार्वजनिक प्राधिकरणों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। यह अपनी रिपोर्ट केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, केंद्र से जुड़ा कोई विभाग है तो उसकी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देगा और राज्य से जुड़ा है तो राज्यपाल को देगा। ठीक, अब इसके बाद इसके कार्यकाल को देख लेते हैं। जो सीएजी का कार्यकाल होता है वो मुख्यतः 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक, जो भी पहले हो जाए, मान के चलिए कोई व्यक्ति 63 साल की आयु में कैग का पद धारण करता है तो वह मात्र 2 साल ही अपने पद पर रहेगा। ठीक है, क्योंकि वह 65 वर्ष की आयु को पूरी कर लेगा। और यदि पहले बन जाता है 50 साल की आयु में या 55 साल की आयु में तो वह 6 वर्ष तक अपने कार्यकाल पर आसीन रहेगा। तो यह इसका कार्यकाल है। इसके बाद है शपथ। शपथ का हम लोग देखेंगे ध्यान से कि कैग जो है, कैग को शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेना पड़ता है। ठीक है, अर्थात कैग को जो शपथ है वो राष्ट्रपति ही दिलाता है। और कैग चाहे तो बीच में स्वतः अपने कार्यभार से इस्तीफा दे सकता है कार्यकाल के बीच ही, और वह अपना इस्तीफा किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक, तो यह शपथ के बारे में प्रावधान है। एक बात आती है कि यदि मान लीजिए कैग सही से काम नहीं कर रहा है, वह अपने कर्तव्यों को सही तरीके से नहीं निभा रहा है, तो उसको कैसे हटाया जाएगा? तो कैग को हटाने के लिए संसद के द्वारा अभियोग लाना पड़ता है। और वो अभियोग कैसे होगा? वह अभियोग संसद के दोनों सदनों में 2/3
कि विशेष बहुमत से पास कराना पड़ेगा। ठीक है, और जब पास हो जाएगा तो कैग को अपने पद से स्वतः त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, अनुच्छेद 149 में बताया गया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के कर्तव्य एवं शक्तियां। ठीक है, तो इसके पहले हमने बताया इसके कर्तव्य है कि यदि केंद्र सरकार का लेखा है या उसका अकाउंट्स है तो उसकी सारी जांच पड़ताल और साथ ही साथ जितने भी सार्वजनिक प्राधिकरण हैं उसके आय व्यय से संबंधित जानकारी को इकट्ठा करना और उसका ऑडिट करना। ठीक है, तो ये 149 में बताया गया है कैग के कर्तव्य एवं उसकी शक्तियां। ठीक है, 150 में बताया गया है संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। हमें पता है कि भारत में एक केंद्र सरकार होती है और साथ ही साथ प्रांतों में एक राज्य सरकार काम करती है। ठीक है, तो दोनों के लेखाओं का प्रारूप अलग अलग होता है और हमें पता है, हमने पहले बताया कि कैग जो है वो केंद्र में भी ऑडिट करता है और राज्यों में भी ऑडिट करता है। क्यों ऑडिट करता है? ताकि केंद्र या राज्य के द्वारा दिए गए धन का सही जगह इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन सारी चीजों का ब्यौरा देता है कैग। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित कैग रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। ठीक है, जिसे संसद में भी प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान देंगे, कैग अपनी जब रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को सौंपता है तो वही रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि सरकार के द्वारा दिए गए पैसों को विभागों ने सही जगह इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से राज्य के जितने भी खाते हैं उससे संबंधित जो कैग रिपोर्ट तैयार करता है वह उस राज्य के राज्यपाल को सौंप देता है और वही रिपोर्ट उस राज्य की विधानसभा में रखा जाता है। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद 279 यह भी कैग से जुड़ा हुआ है। हम लोग जानते हैं हमारे देश की या प्रत्येक देश की शुद्ध आय होती है, तो शुद्ध आय की गणना जो है की जाती है, उसका प्रमाणन, उसको जो अनुप्रमाणित है वो कैग के द्वारा ही किया जाता है और उसी रिपोर्ट को अंतिम माना जाता है। ठीक है, और हम लोग ध्यान देंगे एक दो चीजें और। भारत के जो पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे उनका नाम था पीवी नरहरि राव। ठीक है, पहले कैग जो थे वो पीवी नरहरि राव थे। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो है 1948 से लेकर 1954 तक था। और वर्तमान में आप लोगों को पता है वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक, ये वर्तमान में है और ये पहले थे पीवी नरहरि राव। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल समाप्त होता है। अगले वीडियो में अन्य जानकारी को प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।